जी, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हमने कल बात की थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। जब हमारा आखिरी पैराग्राफ जो है वो अप्रोच हुआ था, तो हमने कहा था कि जो हमारे जो ब्रांचेस हैं जो हमने 9th में पढ़ी हुई हैं, वो ब्रांचेस ऑब्वियसली बेटर करती हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिहाजा अब हम नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर जाएंगे, यानी उसके अलावा जो ब्रांचेस हैं कोशिश ये करेंगे कि हम उनको डिस्कस कर लें। कुछ ब्रांचेस आपको कॉमन भी मिल जाएंगी, पिछला जो 9th का आपने सिलेबस पढ़ा था उससे आपको कॉमन भी मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो अलग ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अभी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें जो कंसर्न की चीज़ है, सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को कल जो बताई थी, जो याद रखने की बात है वो ये है कि एवरी वर्ड दैट कंटेन्स बायोलॉजी इज रिलेटेड टू लाइफ, या इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ विल कंटेन द वर्ड बायो। जहां पर भी आपको किसी भी फील्ड के साथ, किसी भी ऐसे जो है वो सिस्टम के साथ, किसी भी सेटअप के साथ अगर आपको बायोलॉजी का वर्ड जो है वो अटैच हुआ हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो फील्ड है वो रिलेटेड है लाइफ से, वो आपके जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। बायोलॉजी में ये रूल है और इसको आपने जो है वो अब भूलना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी आपको बायो का वर्ड नजर आएगा उससे रिलेटेड है लाइफ, और वो जो फील्ड है उसको हम लाइफ के एंगल से पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल पहली फील्ड आपने क्या पढ़ी? पहली फील्ड आपने हेडिंग पढ़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसका मतलब क्या है? स्टडिंग लाइफ एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के लेवल पे लाइफ को स्टडी करना, मतलब कि लाइफ में जो है वो लिविंग थिंग्स में, एक्चुअली लाइफ में लिविंग थिंग्स में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, फैट्स की या लिपिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर उसमें वाइटामिन के क्या रोल होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आप देख लीजिए कि उसमें जो है वो आयंस के क्या रोल होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स के क्या रोल होते हैं। ये सारा कुछ जो है एक्चुअली आयंस और एलिमेंट्स इसमें इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कोई एग्जांपल दें, कोई ऐसा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंस रखता हो हमारे लिए? जी, कोई ऐसा नहीं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो बहुत से है ना, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा जो मैटर करता हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोई भी नहीं? कोई ओपिनियन दे दें। ऑक्सीजन है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कि नहीं है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही है ना। दो एटम्स हैं जो कि मिलकर बना रहे हैं, तो इसको आप ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल ही ऑब्वियसली आप कहेंगे ना। तो ऑक्सीजन, इसके अलावा एक और, जी जनाब, H2O। ये इसको, इस मॉलिक्यूल को शायद आप जानते हो, शायद आपको जो है वो इसका कुछ आइडिया हो कि ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक हैं, और ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी आपको क्या बता रही है कि हम लाइफ को एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। हर तरह का मॉलिक्यूल डिस्कस होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, हर तरह का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अब इसमें जैसे आप जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे, आपने अभी तक किसी सेल के ऑर्गेनेली को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी किया? किसी भी सेल के ऑर्गेनेली को, किसी की भी बात कर ले, मॉलिक्यूलर लेवल पे आपने स्टडी किया हो कि फला ऑर्गेनेली के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप जानते हैं? जी हरियप। कासिम, असद, किधर हैं आप? जुरैज। जी कासिम,
कोई ऐसा ऑर्गेनेली जिसके मॉलिक्यूल आपको पता हो? चलें कोई नहीं, अभी स्टार्ट है। इसका आंसर जो है वो आप लोगों को शायद सुनाना, आपको अप्रोच जो है वो एक्चुअली वो बनाना चाह रहा हूँ मैं कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन के जवाब में। देखिए कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली आपने बताना था कि जिसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन आपको पता हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा ये भूले ना। आपने कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको कंबाइन करके आपने एक ऑर्गेनेली बनाया था। मैं पहले वो मॉलिक्यूल लिखना शुरू करता हूँ। प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। चले इसके बाद अब बता दें ये क्या बनाने वाले हैं, यहाँ से आगे आगाज कर लेते हैं। चले ये क्वेश्चन बना देते हैं जी। सेल मेम्ब्रेन। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेल डन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा था, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आपने क्या पढ़ा था कि देयर इज अ लिपिड बायलेयर व्हिच हैज एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा था, एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस लिपिड बायलेयर। ये तीन, मतलब ये तीन तो बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, और भी होते हैं लेकिन ये तीन है। इसका मतलब है एक ऑर्गेनेली जो है वो कम से कम भी कई मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो जब आप किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या किसी भी ऑर्गेनेली को मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं तो ये उसकी एग्जांपल होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। देन देयर कम्स द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है कि अच्छा यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, या चलें ठीक है गलत नहीं है, इसको हम जो वो ठीक कह लेते हैं। हम देखते हैं कि वो सबसे पहले जो है वो इसको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। यहाँ हम जो ब्रांच पढ़ने लगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इस फील्ड में आपने क्या क्या कुछ स्टडी करना होता है? रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, वो इन्वायरमेंट को कैसे यूज कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को कैसे जो है वो हार्म पहुंचा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये सारा कुछ जो है ये आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिज्म, देखिए एक फील्ड होती है इकोलॉजी। इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इकोलॉजी कौन सी होती है? इकोलॉजी में आप स्टडी करते हैं कम्युनिटी को, इकोलॉजी में आप स्टडी करते हैं रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशनशिप कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल पैरासाइटिज्म है, ठीक है। इसके अलावा प्रीडेशन है, ये ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशनशिप होते हैं। ये आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस नहीं करते, ये आप डिस्कस करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। इसी तरीके से इकोलॉजी में आप स्टडी करते हैं इकोसिस्टम को, और वहाँ का क्लाइमेट वगैरह सारा कुछ डिस्कस करते हैं। वहाँ पर एबायोटिक बायोटिक सारे फैक्टर्स आप डिस्कस करते हैं। दिस इज इकोलॉजी। लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरमेंट से जो रिलेशन है, आपस का कोई रिलेशन नहीं, कहाँ से फूड ले रहे हैं वो कोई रिलेशन नहीं, ऑर्गेनिज्म का जो एनवायरमेंट से रिलेशनशिप होगा उसको आप एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है जो कि बच्चों को नहीं पता होता, खास तौर पर जब पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। याद रखें इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें कम्युनिटी है, जिसमें रिलेशनशिप है। लेकिन एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हमारा जो ताल्लुक होता है वो एक्चुअली इकोसिस्टम से ज्यादा किस पे होता है? सिर्फ क्लाइमेट पे होता है, सिर्फ एनवायरमेंट पे होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी का। उसके बाद आ जाइए माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा इसमें जो एक चीज समझने की है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी सिंपल उतनी ही इंपॉर्टेंट, और वो क्या है कि माइक्रो का वर्ड किससे रिलेट कर रहा है। इसको पहले आप डिफाइन करने की कोशिश करें कि माइक्रो का वर्ड किससे रिलेट कर रहा है। छोटे लेवल पे छोटा। सॉरी दोबारा बोला। स्मॉल लेवल पे छोटा। ओके जी, जुरैज आप कुछ कह रहे थे? नथिंग जी। माइक्रो का जो यहाँ पर मतलब है ये एक्चुअली रिलेट कर रहा है माइक्रोस्कोप से। आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं माइक्रो लेवल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी में आप कहेंगे हर वो ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म दैट नीड टू बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? वो फील्ड, हर
वो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसको आपको देखना हो किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए। अब जरा यहाँ पर फोकस कीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रो का वर्ड एक्चुअली किससे रिलेट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो माइक्रो का वर्ड है वो माइक्रोस्कोप से रिलेट कर रहा है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए अल्टीमेटली आपको क्या जरूरत पड़ जाए, उस माइक्रोस्कोप को देखने के लिए अल्टीमेटली आपको जरूरत पड़ जाए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए अल्टीमेटली आपको क्या जरूरत पड़ जाए, माइक्रोस्कोप की। स्टेटमेंट को सीधा करते हैं, मैं स्टेटमेंट को गलत बोल गया। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको अल्टीमेटली जरूरत पड़ जाए माइक्रोस्कोप की, उस ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी को आप क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखें, यहां पर उन्होंने माइक्रोस्कोपिक का वर्ड भी यूज किया, माइक्रोस्कोपिक का वर्ड भी यूज किया। यानी हर वो ऑर्गेनिज्म जिसकी रेंज आपकी आई साइट की रेंज में ना आ रही हो, जिसका साइज आपके आई साइट की रेंज में ना आ रहा हो, बल्कि आपको उसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, उस ऑर्गेनिज्म के नाम से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रो। तो ऑर्गेनिज्म से पहले जब आप माइक्रो लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म से पहले आपने क्या लगा दिया है? माइक्रो। तो इधर देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसको किसी को अगर हम एडिट करते हैं तो आप कहते हैं ऑर्गेनिज्म प्लस माइक्रोस्कोप। इन दोनों के रिलेशन में आप क्या बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आप जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो सीधी सी बात हो गई कि जब आप इन ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, then it would definitely called as a microorganism and the study of a microorganism is known as microbiology। तो इसको इस एंगल से देखें कि हमेशा वो ऑर्गेनिज्म होगा कि जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आ जाइए फ्रेश वाटर बायोलॉजी और मैरीन बायोलॉजी। अच्छा, ये जो दो फील्ड्स है ना, इन फील्ड्स का एक फील्ड से ताल्लुक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन फील्ड का किस फील्ड से ताल्लुक है। देखिएगा, एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक बायोलॉजी। एक्वेटिक बायोलॉजी आपको बाय नेम पता लग जाना चाहिए। एक्वेटिक बायोलॉजी का क्या मतलब है? वो ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिनको आप क्या कहते हैं, जिनको आपने जो है वो जो वाटर के अंदर है, हर उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो एक्वेटिक बायोलॉजी कहलाती है। उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से, जैसे वेल है, वेल इज नॉट अ फिश, वेल इज अ मैमल, ठीक है। इसी तरीके से शार्क है, वो फिश है। ऑक्टोपस है, वो फिश नहीं है। स्टारफिश फिश नहीं है। लेकिन हर वो ऑर्गेनिज्म जो आप जो है वो जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हो, जो वाटरी एनवायरनमेंट में हो, जिस ऑर्गेनिज्म को आप जब स्टडी कर रहे हो तो उसका एनवायरनमेंट वाटरी हो, हर वो ऑर्गेनिज्म किस फील्ड में स्टडी किया जाता है? एक्वेटिक बायोलॉजी में। तो एक्वेटिक बायोलॉजी के आगे दो सब ब्रांचेस निकलती हैं, एक है फ्रेश वाटर बायोलॉजी और दूसरा है मैरीन बायोलॉजी। जी बच्चे, इनकी जरा डेफिनेशन बताइए, एक्वेटिक और मैरीन बायोलॉजी। एक्वेटिक नहीं, सॉरी, फ्रेश वाटर और मैरीन बायोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जी जल्दी से। सर मैरीन में सी वाटर, ठीक है, और फ्रेश वाटर कौन सा होता है? सॉरी, ऑर्गेनिज्म, लेक्स, रिवर्स पाई जाती हैं फ्रेश जी वाटर। बिल्कुल बिल्कुल। Every body of water that is other than oceanic environment is known as fresh water। हर वो बॉडी, वो चाहे बरसाती नाला हो जिसमें जो है वो सिर्फ बरसात में चलना है, वो चाहे ऐसा रिवर हो जो कि बर्फ के पिघलने से बन रहा हो, वो चाहे नहर का पानी हो, चाहे वो कोई और मोड ऑफ वाटर हो, कोई और बॉडी ऑफ वाटर हो, लेकिन अगर उसका ताल्लुक ओशन से नहीं है, देन इट वुड बी कॉल्ड एज अ फ्रेश वाटर बायोलॉजी, ठीक है। तो अब आप देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है। आपको यहाँ पर ये बात जो है वो रियलाइज होनी चाहिए कि इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क जो है वो सॉल्ट की जो सॉल्ट कह लें या केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर है, ठीक है। वाटर की केमिकल कंपोजिशन से क्या मुराद है कि वाटर के अंदर कौन कौन से कंपाउंड मौजूद हैं फ्रेश वाटर में और कौन कौन से कंपाउंड्स मौजूद हैं मैरीन वाटर में। तो आप देख लीजिए, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इसके अंदर वो सॉल्ट का है। जो सॉल्ट्स हैं उनकी मौजूदगी की वजह से फ्रेश वाटर, उनकी गैर मौजूदगी की वजह से फ्रेश वाटर कहलाता है, और उनकी मौजूदगी की वजह से मैरीन वाटर जो है वो मैरीन कहलाता है। जी जुरैज, आप कुछ कह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ।
सर जो सीवर्स में पानी होता है ये भी फ्रेश वाटर में आएगा? नहीं, सी वाटर जो है उसको मेरीन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे आप कभी भी सी वाटर को जो है वो उसमें नहीं डिस्कस करेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं डिस्कस करेंगे। सी वाटर की एक अलग कंपोजिशन है। सी वाटर कैन नॉट बी काउंटेड एज अ फ्रेश वाटर, क्योंकि उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं, उसके सॉल्ट्स की वजह से इन दोनों की लाइफ ही डिफरेंट है। आप देखें ना, जो लाइफ आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएगी वो लाइफ आपको मेरीन वाटर में नहीं मिलेगी। देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड difference between diversity का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस है किसमें, मैरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में। आपके जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में होंगे वो आपको मैरीन में नहीं मिलेंगे। जी बोले सुरेश। सर मैं पूछूं जो सीवर, ओहो अच्छा, नहीं, असल में सी वाटर ही मैरीन वाटर कहलाता है। ये इसमें आप इन अल्फाज को अलग अलग ना करें, ये सेम वर्ड है, सिनोनिमस वर्ड है। सी वाटर और मैरीन वाटर सेम चीज है, तो इसलिए जो है वो इसको आपने, बल्कि आप इसकी डेफिनेशन पढ़े ना। जी जी जी, बोले आप बोले। सर जो सा पानी गटर्स में होता है, गटरों में होता है, सीवर्स में, वो भी फ्रेश वाटर में आएगा? जी बिल्कुल, इस लिहाज से वो भी आएगा, इस लिहाज से वो भी आएगा, क्योंकि ये आपको पता है इन जगहों पे पानी पहुंचता कैसे है, या हमारी सीवरेज से या हमारे पानी फेंकने से। और वो पानी हम कहाँ से लेते हैं जो सीवरेज में आता है, वो दरियाओं से लेते हैं। हमारा सारा सिस्टम जो होता है, कनाल सिस्टम कहाँ से बनता है, दरियाओं से बनता है ना। बंद बनाते हैं हम हेड्स बनाते हैं, ठीक है। वो सारा पानी कहाँ से आ रहा है, वो सारा पानी, उसका सोर्स समंदर नहीं है, बल्कि उसका सोर्स बर्फ का पिघला हुआ पानी और वो जो दरिया चल रहे हैं वो है। तो वो सब वो फ्रेश वाटर में आएगा। और जो सीज एंड ओशंस हैं, सीज एंड ओशन, इनमें थोड़ा सा जो है वो फर्क किया जाता है आमतौर पे, लेकिन इनकी क्योंकि कंपोजिशन सेम होती है, लिहाजा इसको आप किससे कहते हैं, मैरीन वाटर से इनका ताल्लुक होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी हर वो वाटर बॉडी जो कि अदर देन मैरीन वाटर, ठीक है। तो अब आप इसका आप अच्छे तरीके से अंदाजा कर सकते हैं कि इनमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपोजिशन का डिफरेंस है जो हमारे हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में, जिसकी वजह से इनके किस चीज में फर्क पड़ेगा, डाइवर्सिटी में। आप किसी भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को मेरीन वाटर में या मेरीन वाटर ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में नहीं रख सकते, जस्ट बिकॉज इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से। आप इनको, इनके जो इन्वायरमेंट है उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप पोलर बियर को उठा के डेजर्ट में नहीं रख सकते, मर जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आप इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से फ्रेश वाटर फिश को मेरीन वाटर में प्लेस नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाइए पैरासाइटोलॉजी। सबसे पहली बात तो यह है कि पैरासाइट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। पैरासाइट, एनी ऑर्गेनिज्म दैट टेक इट्स फूड फ्रॉम ए होस्ट, किसी होस्ट से फूड लेता है, ठीक है। या आप कह लें कि एनी ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट नेसेसरीली किल्स इट, नेसेसरीली मेक इट इल। मतलब पैरासाइट कोई भी वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने होस्ट से फूड लेता है, लेकिन उसका एम ये नहीं होता कि वो अपने होस्ट को बीमार करे। ये बात अपने ज़हनों में रखिएगा। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका ये जो खास तौर पर अपने होस्ट को बीमार करता ही करता है, उसको क्या कहते हैं हम? पैथोजन। पैथो का मतलब पैथोलॉजी, अगर आपने कहीं वर्ड पढ़ा हो ना, तो पैथोजन में पैथो का मतलब होता है डिजीज। वो ऑर्गेनिज्म जो नेसेसरीली डिजीज कॉज करता है वो पैथो, और जेन जो है इसका मतलब होता है जेनरेटिंग, प्रोड्यूसिंग। तो डिजीज जेनरेटिंग, डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजन होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट पे डिपेंड करे लेकिन उसका पर्पस डिजीज कॉज करना ना हो, वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाता है। एग्जांपल लीच। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, देखें पैथोजन हमें
पैथोजिन भी हमसे फूड लेते हैं, हमसे फायदा उठाते हैं, पैरासाइट वो भी हैं, लेकिन पैथोजिन नेसेसरीली डिजीज कॉज करेगा। जो पैरासाइट है वो नेसेसरीली डिजीज कॉज नहीं करेगा। मॉस्कीटो डिजीज कॉज नहीं करता, आपको पता है मॉस्कीटो डिजीज कॉज नहीं करता। कौन करता है फिर? मॉस्कीटो ने तो अंत मचाई हुई है पूरी दुनिया में, तो कौन करता है फिर डिजीज कॉज? पैथोजेंस। तो मच्छर के पास कौन सा ऐसा पैथोजन है? मच्छर के कांटे से मलेरिया हो जाता है जिसने तबाही मचाई हुई थी। मच्छर जब खून लेता है तो फिर उसके खून लेने से हमें मलेरिया हो जाता है, उसने एक जमाने में तबाही मचा के रखी है। तो मच्छर को मैं कह रहा हूँ पैथोजन नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लाज्मोडियम। यस 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 एग्जैक्टली, मच्छर पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैथोजन है, क्योंकि वो हमसे फायदा उठाने के साथ साथ हमें बीमार करता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ फूड लेता है, लेकिन वो नेसेसरीली उसका पर्पस या उसका रिजल्ट बीमारी नहीं होता, वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के साथ। ठीक हो गया, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पैथोजन और पैरासाइट इन दोनों में फर्क है। तो फिर जब आप एक फील्ड में, जब आप जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं, देखें इस फील्ड में आप क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसको सारे को अब हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट, द स्ट्रक्चर। अब ये देखिए एक एक करके इनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं हम, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, ये फैलते कैसे हैं, लाइफ हिस्ट्रीज, इनके होस्ट कौन कौन से हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये सारा कुछ हम इसके में डिस्कस करते हैं। नहीं डिस्कस करते हैं तो क्या? अब देखिए, मोड ऑफ पैरासाइट के मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बीमारी फैलाएगा ही फैलाएगा, ठीक है। तो मच्छर पैरासाइट है, पैथोजन नहीं है। लीच पैरासाइट है, पैथोजन नहीं है। ठीक हो गया। तो ये पैरासाइट और पैथोजन, इनके दरम्यान में बड़ी बारीक लाइन है, बड़ी ही बारीक लाइन है जो समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो है अब हम पैरासाइट को डिस्कस करते हैं। अब मुझे जरा एक बात बताइए, आपने घर में बैठे हुए थे, एकदम मेहमान आ गए, और मेहमान जब आए बगैर इत्तला के, उन्होंने आके आपके रात का खाना खा लिया, आप ठीक तरह रात का खाना नहीं खा सके, क्या वो मेहमान पैरासाइट होंगे? नहीं सर। हैं? क्या? नहीं यस जी। कासिम, आपकी आवाज यार काफी कट रही है, अपना आंसर क्लियर करें। मुझे नहीं समझ आया, अपना आंसर चैट में लिख दें, मैं चैट ऑन कर देता हूँ जी। और कोई आंसर करे इसका? वो मेहमान आके आपके रात का खाना खा गए, अब क्या वो मेहमान पैरासाइट है? आपको ठीक तरह खाना नहीं मिला, आपको एक शावरमा खा के सोना पड़ गया, आपको भूख बहुत लगी हुई थी। यस सर। नो जी। ये यस किसने कहा? मैं अभी ओपिनियंस ले रहा हूँ, मैंने फाइनल आंसर नहीं किया। जरेज आपने कहा यस। ओके, असद? यस सर। अच्छा, वो पैरासाइट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है वो एक बात जहन में रखिए पैरासाइट्स के हवाले से। कासिम, वैसे आपने नो क्यों कहा, इसकी लॉजिक मुझे बताएं, उसके बाद आगे चलेंगे ना। सर कोई बात नहीं, खाना उसमें क्या है। नहीं, ये तो एथिक्स है ना, ये तो आप एथिकली बात कर रहे हो ना। आप उसको बात करो कि बाय डेफिनेशन क्या वो पैरासाइट बनते हैं या नहीं। तब नहीं कि हमें कोई इलनेस। बेटा नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, दोबारा बोलिएगा। सर पैरासाइट तब नहीं तो हमें कोई इलनेस होगी, इलनेस तो नहीं आ रही उनसे, वो खाना अच्छा चले, हमें तो कुछ हमें मिल रहा भी है। चले अब यहाँ इसको क्लियर करते हैं। पैरासाइट मस्ट बी रिलेटेड टू अ डिफरेंट स्पीशीज। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होने के लिए या पैरासाइट कहलाने के लिए ये जरूरी है कि वो डिफरेंट स्पीशीज से ताल्लुक रखता हो। मैंने अभी 2-3 पैरासाइट के नाम लिए, पैथोजिन, मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम, लीच, इसी तरीके से आप गिनते जाए, एस्कैरिस आपने 10th में पढ़ा हुआ। ये ऑर्गेनिज्म पैरासाइट क्यों हैं? दे आर जस्ट पैरासाइट बिकॉज
these organisms are relating to different species. तो ऑर्गेनिज्म जब दूसरी स्पीशीज का किसी होस्ट पर डिपेंड करे और इन रिटर्न उसको इस तरह हार्म करे कि उसका फूड या उससे कोई फायदा उठा रहा हो, तो वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाएगा। सेम स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म पैरासाइट नहीं कहला सकता। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है वो कासिम आपका आंसर ठीक है, लेकिन लॉजिक जो है उसके पीछे वो थोड़ी सी गलत है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ह्यूमन बायोलॉजी। आपको याद होगा आपने 9th क्लास में एक खास जो है वो पढ़ी थी, 3 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आपने पढ़ा था ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ज़ूलॉजी में ना 5 फील्ड्स आती हैं। ज़ूलॉजी में 5 फील्ड्स आती हैं। एक आती है जिसको आप कहते हैं क्या नाम से याद है, हाँ, बैक्टीरियोलॉजी। कितने किंगडम हैं हमारे ज़ूलॉजी में? बायोलॉजी में, हाँ जी, बायोलॉजी में टोटल 5 किंगडम है। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो एक मिनट, हाँ, ज़ूलॉजी में आप नहीं, ये नहीं पढ़ते आप, जो है वो एक मिनट ठहरिएगा, सॉरी, आई एम सॉरी। ज़ूलॉजी में एनिमल स्टडी होती है ना, तो एनिमल स्टडी में आप जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। ठीक है, ज़ूलॉजी में एक फील्ड आती है जिसको आप कहते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। जो ह्यूमन बायोलॉजी है उसके हवाले से जरा फोकस कीजिएगा कि आपको याद है आप एक फील्ड पढ़ा करते थे फिजियोलॉजी, तो जब आप ह्यूमन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वो उसमें मेजर फील्ड कौन सी काउंट होगी? बायोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप काउंट करते हैं फिजियोलॉजी के बाद एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी जब आप स्टडी करेंगे, लेकिन आप वो किसकी स्टडी कर रहे होंगे एम्ब्रियोलॉजी? वो आप ह्यूमन की एम्ब्रियोलॉजी स्टडी कर रहे होंगे, तो वो मेजर फील्ड कौन सी होगी? वो मेजर फील्ड होगी ह्यूमन बायोलॉजी। तो आप यूं कह लीजिए कि ह्यूमन से रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव फील्ड को आप ह्यूमन बायोलॉजी कहते हैं। जी जुरैज। सर फिर एनाटॉमी भी आएगी ह्यूमन बायोलॉजी में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एनाटॉमी भी उसी में आएगी। अगर आप सिर्फ एनाटॉमी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी लेकिन किसकी डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन की डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन बायोलॉजी की ही सब फील्ड होगी। जितनी मेडिकल फील्ड्स हैं वो सब की सब बायोलॉजी की ही मेडिकल फील्ड्स हैं, जो कि सब फील्ड्स में आती है। ठीक है, तो जब आप ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी फील्ड पढ़ लें, ठीक है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिर उसके अलावा जो है वो आप ये फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मैंने लिखा, ठीक है, इसी तरीके से आप और जो भी फील्ड आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड है तो वो ह्यूमन बायोलॉजी में आएगी। जी दोबारा आपका है जुरैज, बताइएगा। सर फिर जो सी सोशल इंटरेक्शन है वो भी ह्यूमन बायोलॉजी में आएगी? जी जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सोशल बायोलॉजी आगे एक फील्ड आ रही है ना, सोशल बायोलॉजी, वो अगर आप ह्यूमन के रेफरेंस से पढ़ेंगे तो ह्यूमन सोशल बायोलॉजी वो हो जाएगी, तो वो उसकी मेजर फील्ड ह्यूमन बायोलॉजी होगी। हर सब फील्ड की मेजर फील्ड होती है। ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों की जो है वो मेजर फील्ड बायोलॉजी है। इनके नीचे सब फील्ड्स आ जाती है। जैसे आप कहते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, अब एनिमल फिजियोलॉजी में आप किस एनिमल की फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं? ह्यूमन की। एनिमल फिजियोलॉजी में आप जनरल सबकी फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में आप सबकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आप फिजियोलॉजी में सिर्फ किसके ऊपर आ जाएंगे, ह्यूमन के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एनिमल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो एनिमल एनाटॉमी का मतलब है कि आप जो है वो सिर्फ एनिमल्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, सबकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ ह्यूमन की पढ़ेंगे तो वो ह्यूमन एनाटॉमी आ जाएगी। टाइम कम है, ये आर्टिकल पूरा करना है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद आ जाएगा सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में सोशल इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों को सोशल ऑर्गेनिज्म का पता है? सोशल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो सोशल सेटअप बनाते हैं? वो कोई ऑर्गेनिज्म एग्जांपल्स पता है आपको? ह्यूमन सर। और उसके अलावा ह्यूमन तो अभी मैंने बता दिया, और एनिमल सर, एनिमल्स। कौन से? एंड्स।
monkeys हो गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। dogs हो गए, honeybees, lions, elephants, chimpanzees, जो भी आप डिस्कस कर लें, ये सब के सब एक Dogs. सोशल सेटअप में रहते हैं। इनका एक सरदार होता है, नीचे छोटे छोटे जो हैं वो रैंक्स होते हैं। हनी बीज में अगर आप जाके देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप यूट्यूब पे लिखते हैं ना सोशल सेटअप ऑफ हनी बीज, बहुत ही जबरदस्त। एंड्स का बहुत जबरदस्त होता है। इसी तरीके से टर्माइट, दीमक, इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग। ये तो इंजीनियर्स हैं, ये तो जमीन के नीचे अपना पूरा पूरा जो है वो घर बनाते हैं, और ये इंजीनियर्स हैं एनिमल्स के, बहुत जबरदस्त सेटअप बनाते हैं। तो सोशल ऑर्गेनिज्म जो सोशल इंटरेक्शन में रह रहे हैं, उनकी स्टडी को आप सोशल बायोलॉजी कहते हैं, और उनका आपस का इंटरेक्शन और सारी चीजें जो है आप उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कल भी एक बात बताई थी, और वो क्या था, जरा इसको अगर हम देख लेते हैं। हम टेक्नोलॉजी में कहते हैं यूजिंग ऑफ टेक्निक, यूजिंग एंड स्टडी ऑफ टेक्निक्स जो है वो क्या कहलाती है, टेक्नोलॉजी। स्टडी करते हैं नई से नई जो है वो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की आसानी के लिए हम जो है वो मशीन्स बनाते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी कहलाता है। लेकिन जब आप उसमें बायो का वर्ड यूज कर लेते हैं, देन यू आर यूजिंग लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए आप, वेलफेयर के लिए आप जब लाइफ को ही यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, मैं सिर्फ अभी उसकी एग्जाम्पल दूंगा, वरना बायोटेक्नोलॉजी की बहुत लंबी लिस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन, और चलें आपकी 10th की ही बुक से दूसरी एग्जांपल है, ये दोनों सब फील्ड्स हैं किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, ये आमतौर पर जो है वो बच्चे कहते हैं शायद फर्मेंटेशन अलग फील्ड है और जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग फील्ड है। बिल्कुल हैं अलग फील्ड, लेकिन इनकी मेजर फील्ड बायोटेक है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी फील्ड है जिसमें आप टेक्नोलॉजी को ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आम टेक्नोलॉजी नहीं होती जिसमें आप मशीन्स वगैरह बनाते हैं, उसमें आप लाइफ को ही ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन वगैरह और डिफरेंट चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी इस तरह से डिफाइन होती है, और ये ह्यूमन के वेलफेयर के लिए भी यूज होती है, और अब मॉडर्न जमाने में इसको जो है वो ह्यूमन के नुकसान के लिए भी खासा यूज किया जाता है। जी, मेरा ख्याल है बस करें।